नमस्कार, महारा बजट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गठबंधन सरकार का चौथा आम बजट पेश किया। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया और इस बजट में ये चीजें जो फोकस में रहीं, बेसहारा पशुओं का एक बड़ा मसला जिसको लेकर अक्सर सरकार घिर जाती है, पशुओं की तस्करी का एक मसला जिसको लेकर पिछले दिनों लोहारों से खबर सामने आती है, और इसके अलावा अगर और तमाम मसलों की बात करें, खेतीबाड़ी को लेकर हम बात करें, कृषि सेक्टर की बात करें तो उसमें गन्ना किसानों की पिछले दिनों एक आंदोलन की सुगबुगाहट दिखी थी। उस दौरान यह खबर सामने आई कि गन्ने के जो रेट हैं उनको बढ़ाने की बात सरकार के सामने रखी गई थी। सरकार ने इस पर फोकस करने का प्रयास किया कि कैसे गन्ने को लाभकारी खेती के तौर पर जो है विकसित किया जाए और उसमें एथेनॉल बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो एथेनॉल के लिए बजट में आवंटन किया गया। बेसहारा पशुओं का जिक्र हमने किया जिसमें 400 करोड़ आवंटित किए गए हैं गौशालाओं के लिए। और भी कई ऐसी बातें, पिछले बजट के मुकाबले इस बार के बजट में लगभग 11.6% ज्यादा पैसे का आवंटन किया गया। पिछली बार 1,64,808 करोड़ का बजट था, जो इस बार 1,83,950 करोड़ जो है किया गया। पर बड़ी बात यह है कि इस बजट में कुछ बातें ऐसी दिखी हैं हमें कि जो हम उधार ले रहे हैं, जो पैसा हम उधार ले रहे हैं, वो 1 रुपया जिसमें से 35.86 यानी 1 रुपए में से 35.86 पैसा हम उधार ले रहे हैं और भुगतान कर रहे हैं हर बार की तरह 30.86। 1 रुपया जिसमें हम 35.86 पैसा उधार ले रहे हैं, उसमें से हम भुगतान कर रहे हैं 30.86, यानी जितना ले रहे हैं उससे कम हम भुगतान कर रहे हैं, जिसमें से मूलधन 19.15 पैसा और ब्याज के तौर पर 11.71 पैसा हम चुकाते हैं। यानी जो सरकार 1 रुपया खर्च के लिए लेती है उसमें से हम 35.86 पैसा उधार का लेते हैं लेकिन चुकाते हैं 30.86 पैसा। यह कितना सरकार के लिए एक्शन होती है। और मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, मैं चाहूंगा एक बार नाम मुझे बताए जाएं। मोहित जैन है हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर और दिलीप यशवर्धन भी मेरे साथ हैं, ये अर्थशास्त्री हैं। उन दोनों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल दिलीप जी मैं आपसे करना चाहूंगा, हरियाणा सरकार की तरफ से पिछली बार के मुकाबले 11.6% ज्यादा बजट आवंटित किया गया, 1,83,950 करोड़ का। कितना संतुलित इसको आप समझते हैं? छोटे छोटे सवाल आपसे करूंगा मैं, उसके बाद दिलीप जी के पास जाएंगे। शमशेर जी, बजट का संतुलन इस बात से नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार ने कितना फंड एलोकेशन किया है जी। फंड एलोकेशन करना तो सरकार के लिए बड़ा आसान काम होता है। मेजर चीज होती है कि फंड आएगा कहां से जी। आप देखिए 1,83,950 करोड़ का जो बजट एलोकेशन आज किया गया है, उसमें जो रिसीट्स का कॉलम है, वो रिसीट्स का कॉलम है मात्र 1,09,122 करोड़ का जी। आप सोचिए कि लगभग 73,000 करोड़ का जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट कहां से आएगा? अभी आप जो आंकड़ा बता रहे थे कि सरकार कितना पैसा ले रही है, उसमें कितना वापस कर रही है, मूल भी वापस नहीं कर रही है और जो देनदारी है वो भी पूरी तरीके से वापस नहीं कर पा रही है जी। उसका कारण यही है कि जो बजट के डेफिसिट्स होते हैं, डेफिसिट पूरा करने देना, और सरकार ने एक तरफ कहा कि हमने इस बार कोई नया टैक्स नहीं जी, नया टैक्स तो नहीं बढ़ाया आप, जो डेफिसिट की अल्टीमेटली आप थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही है दिलीप जी, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लेते हैं। तब तक एक छोटा सा सवाल मैं मोहित जैन से कर लेता हूं। मोहित जैन साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि हम जीडीपी की बात अक्सर करते रहते हैं और जीडीपी में 2014-15 के मुकाबले 3.52 हरियाणा का योगदान था देश की जीडीपी में, और इस अब की बात करें तो 3.86% अनुमानित है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इतने सालों में, लगभग 8 सालों की बात मैं करूं तो इतने सालों में प्रदेश ने देश की जीडीपी में योगदान का जो रेशियो बढ़ाया है, मतलब लगभग पॉइंट कुछ परसेंटेज जो बढ़ा है, इससे कितने संतुष्ट आप हैं?
से और ना संतुष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो जीडीपी का जो दर बढ़ा है पिछले 2014-15 से आज के 2022-23 के जीडीपी में, उसमें हम ये भी देखना होगा कि आने वाले 2-3 साल जो प्रदेश है, पूरा देश है, पूरा विश्व है, वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ कर आगे निकला है जी। चाहे कोई भी प्रदेश सरकार हो, चाहे कोई केंद्र में सरकार हो, सभी सरकार चाहती है कि वो अपना जीडीपी का एलोकेशन सेंट्रल बजट में और देश के बजट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी कर दे। बट आज के बजट के माध्यम देखें तो आप ये देखिए कि पिछले 1 महीने में 3 राज्यों द्वारा अपना अपना बजट पेश किया गया। हरियाणा की सीमाएं मुख्यतः रूप से 2 राज्यों से सबसे ज्यादा लगती है, एक है हमारा दिल्ली और दूसरा है हमारा राजस्थान जी। राजस्थान में गहलोत साहब ने जब अपना बजट पेश किया तो उन्होंने बहुत तरह की स्कीम्स निकाली जो जिनका डायरेक्ट बेनिफिट देखने को उनकी प्रदेश की जनता को मिलेगा। और कल का बजट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया, उसमें भी बहुत सारे तरह की बहुत सारी लुभावनी स्कीम्स हैं जो यूपी के प्रदेश की जनता को उन्होंने समर्पित करी। परंतु आज जो माननीय मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर पेश किया उसमें ये देखने को मिला कि बहुत ज्यादा लुभावनी स्कीम सरकार लेकर नहीं आ पाई। उसका कारण क्या हो सकता है? आर्थिक रूप से ज्यादा प्रदेश के ऊपर बोझ हो सकता है। एक चीज उसमें दिखी है मोहित जैन साहब, 65,000 ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर बात हुई है। ये भर्तियां की जाएंगी तो ये मानकर चला जाए कि रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी और ये कहीं ना कहीं युवाओं को एक तसल्ली देने के लिए जो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था, उस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया गया है। देखिए 65,000 नौकरियों का ऐलान करना और लाखों युवाओं के सामने बेरोजगारी के लिए, ये तो ठीक है 65,000 की नौकरियां दी है, उसका कारण ये भी हो लोकसभा इलेक्शन 2024 का और 2024 में विधानसभा इलेक्शन भी है, तो वो उसका मद्देनजर भी हो सकता है। पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी के दर को सरकारी नौकरियां खत्म नहीं कर सकती। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर के लिए अग्रसर है, तो मेरे को लगता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए जी। आज मुझे जो निराशा हाथ लगी, जो मेरी उम्मीदें थी बजट को देखते हुए, देखिए ना तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स लेकर आ पाए। आज जो मेरे को उम्मीद थी कि अगर हरियाणा में कहीं किसी भी राज्य में बनता है तो उस एसटीपी से आप देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनने से कितनी विदेशी कंपनियां और कितनी देश की कंपनियां वहां पर आती हैं, अपना कारोबार करती हैं और उस प्रदेश के युवाओं को भी नौकरी देने में कहीं ना कहीं सक्षम होती है। आज मैं कहता हूँ जब यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी गठबंधन से इनमें बीजेपी की सरकार बैठी है, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि यूपी के योगी आदित्यनाथ जी के पास ऐसा क्या है कि वो फिनटेक सिटी भी लेकर आए हैं, ग्रीन सिटी भी लेकर आए हैं, एक एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा बनाया है वहां पर जो नोएडा के पास है। पर कहीं ना कहीं हरियाणा में ये सब चीजें नहीं है जो कि होनी चाहिए जी। हरियाणा में अगर आप जीडीपी का आप देखेंगे 65% योगदान गुड़गांव मिलके देता है। गुड़गांव एक राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा जहाँ पर आज विदेशी देशी कंपनी कारोबार कर रही है। कंपैरिजन में सारे डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो सारा बोझ गुड़गांव के ऊपर क्यों होना चाहिए? सभी प्रदेश के सभी लोगों के ऊपर होना चाहिए कि सिर्फ एक को ही बढ़ावा थोड़ी देना है। आज बहादुरगढ़ तक मेट्रो आपने ऐलान करा, अच्छी बात है, पर आप ये देखिए क्या मेट्रो आज सभी प्रदेश के जिलों तक पहुंचनी नहीं चाहिए? पहुंचनी चाहिए। पर आज एयरपोर्ट में देखा जाए तो एयरपोर्ट आज हरियाणा में कितने हैं? कारगा आपने पिछली बार ऐलान करा, उसका शिलान्यास करा, अच्छी बात है जी। पर क्या आज एयरपोर्ट जो वित्त मंत्री जी कहती हैं अपने केंद्रीय बजट में कि 50 नए एयरपोर्ट का वो ऐलान होगा, नए बनाए जाएंगे, तो कितने हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लिए दिए? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 एयरपोर्ट अपने यूपी को समर्पित किए हैं कि 21 एयरपोर्ट हम यूपी में लेकर आएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से वो बहुत बड़ा राज्य हो सकता है, हरियाणा क्षेत्रफल के हिसाब से कम है, पर कहीं ना कहीं यूपी में जितनी भूखमरी, गरीबी, जितनी ज्यादा यूपी में बेरोजगारी है, उसके कंपैरिजन में हरियाणा में बहुत कम है। ठीक है जैन साहब, आपके पास आ रहा हूं। एक छोटा सा सवाल मैं तब तक दिलीप यशवंतन जी से ले लेता हूं। दिलीप जी आवाज सुन पा रहे मेरी आप? दिलीप जी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। हम देश की जो जीडीपी को लेकर भी हम बात कर रहे थे, लेकिन
उधार ले रहे हैं 1 रुपये में से 35.86 पैसा और हम भुगतान कर रहे हैं 30.86 पैसा। एक सवाल बड़ा है कि देनदारियां हमारी जो है वो ज्यादा हैं, देनदारी कम है, लेनदारी ज्यादा है। इस चीज को बैलेंस करने का प्रयास क्या बजट में किया गया है और क्या ये आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती बन सकती है? और इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या मानना है आपका? ये देखिए, यही मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था कि 1,83,950 करोड़ रुपए का जो बजट एलोकेशन सरकार ने इस बार किया है हरियाणा में, उसके अगेंस्ट में जो प्राप्तियां दिखाई हैं वो मात्र 1,09,122 करोड़ जी, यानी कि मोटा मोटा 73,000 रुपए का जो डेफिसिट आ रहा है। तो ये डेफिसिट पूरा करने के लिए आप जाहिर सी बात है कि मार्केट से बोरोइंग्स करते हैं, बोरोइंग्स पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं जी। तो एक तरफ आपने ये कहा कि हमने जनता के लिए कोई नया टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने टैक्स नहीं बढ़ाया तो ये जो 75-73 हजार का डेफिसिट आ रहा है, ये डेफिसिट भी तो अल्टीमेटली आप जनता से ही वसूलेंगे। बिल्कुल। इस डेफिसिट को घटाने का एक ही तरीका है कि जब आपके पास टैक्सेस का रेवेन्यू आता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास आज की डेट में टैक्स और जो स्टैंप ड्यूटी का पैसा आता है या जो स्टेट टिकट से पैसा आता है और जो थोड़ा बहुत वैट का पैसा आता है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाता है, यही कलेक्शन रह गया है मेजर टैक्स रिसीट के 75,000 एस्टिमेशन इस बार सरकार ने किया। तो ये टैक्स का बेस आपको बढ़ाना होगा। टैक्स का बेस बढ़ाने के लिए जो अभी मुझसे पहले साहब को रहते उन्होंने बताया कि बिजनेस को लेकर के इंडस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इस बार बजट में नहीं किया गया है। ये सही है, अगर आप बिजनेस या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपके यहाँ का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के फिर आप जो एग्जिस्टिंग जनता है उसकी आप जाओ बढ़ाते रहेंगे, जो कहीं से भी सामाजिक नहीं कहलाता है, क्योंकि सरकार का काम डेवलपमेंट करना तो है, लेकिन उस डेवलपमेंट का बोझा जनता के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। आप टैक्स बेस बड़ा करिए, आप वहां पर बिजनेस को इनवाइट करिए, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट लेकर के आइए। उत्तर प्रदेश में आ रहा है ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हरियाणा 90 विधानसभा है और उत्तर प्रदेश 403 सीटों की विधानसभा है, बहुत 4 गुने का फर्क। तो जो डेवलपमेंट यूपी में प्रपोज किया गया वो डेवलपमेंट हरियाणा में नहीं हो सकता। हरियाणा का फायदा ये है कि हरियाणा के पास गुड़गांव है और गुड़गांव दिल्ली से लगा हुआ है, तो वहां डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। जबकि वो छोटा स्टेट है तो छोटे स्टेट में होने के कारण वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। गुड़गांव में ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, IT हब बना हुआ है, तो उस चीज पर, उस सेक्टर पर और फोकस करना चाहिए था सरकार को। इस पे नहीं किया गया है। आपने एनर्जी, सोलर एनर्जी पे काम किया है, बाकी जो आपने सोशल बेनिफिट्स होते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी होती है कि इनको पेंशन देना है, फिक्स पे कमीशन लगाना है, ये सब कर दिया, वो अच्छी बातें करना चाहिए आपको। नौकरियों को लेकर के जो 65,000 नौकरी का डिक्लेरेशन है, नौकरियां देने की आप देंगे कैसे? क्या सरकार की एजेंसी है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां इतनी वैकेंसी है नहीं है? तो फिर इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में देंगे। प्राइवेट सेक्टर में कैसे देंगे कि एग्जिस्टिंग कंपनीज बीच में जो है छट्टी किया करती है। तो आप जब बिजनेस को बढ़ावा नहीं देंगे, नहीं देंगे वहां पर, या आप जो कि आपके डोमेन में आने वाले टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस से रिलीफ आप बिजनेस इंडस्ट्री को नहीं देंगे, टैक्स हॉलिडे जोन नहीं बनाएंगे अपने यहाँ, तो आपके यहाँ इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे। इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो इसी तरह का डेफिसिट आपका साल दर साल चलता है। इसमें एक प्रसंग मैं आपसे पूछूंगा यशवंतन जी, लोक निर्माण, सड़क और पुल की बात हम कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारक होता है किसी देश को, किसी प्रदेश को गति देने का। 2022 से इसमें 5,215 करोड़ रुपए इसको आवंटित किए जाते हैं, 5,215। इस बार 5,408 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं, यानी लगभग 200 करोड़ रुपए इसमें बढ़ाया गया, अनुमानित 200 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। क्या इसको और ज्यादा इसमें और ज्यादा आवंटन करने की जरूरत आपको नजर आती है? ये एक बहुत बड़ा कारक है और बहुत सी ऐसी जगह देख पा रहा हूं। हाँ शमशेर जी, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल रोड्स और ब्रिजेस ही नहीं आते हैं। ये तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका तब इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएगा जब आपके यहाँ पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हो कि आपके यहाँ स्टेट में आदमी आएगा क्यों जी। आप बिजनेस दे रहे हैं, आपके यहाँ से इंडस्ट्रीज हैं, आपके प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन का ट्रांसपोर्टेशन दूसरे स्टेट्स में हो रहा है, तब तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का असली मीनिंग आएगा। लेकिन अगर पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए, आपको पैसा खर्चा तो कराएगा और आपको टोल टैक्स के रूप में रेवेन्यू आएगा, बाकी उसका इफेक्टिव रियलाइजेशन आपको नहीं होगा। ठीक है मोहित जैन साहब, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। राज्य के अपने जो आमदनी की बात हो रही है वो इसमें नजर आता है 42% और केंद्र से 11.51%।
गैर कर राजस्व 7.02% है। अब इसमें हमें राज्य का अपना कर राजस्व, इस बारे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, बड़ा सवाल है। इस पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम प्रदेश के विकास को गति नहीं दे सकते हैं। और यही एक कारण नजर आता है कि जो प्रदेश का जीडीपी में एक योगदान, आपने कहा कि देखिए बीच में कोरोना काल तो आया, लेकिन कोरोना काल के अलावा भी देखें तो पिछले 8 सालों में हमने अपने योगदान को बढ़ाया कितना, जबकि हरियाणा को ऐसा कहा जाता है कि जिसके 3 तरफ से दिल्ली को उसने घेरा हुआ है। एक चैलेंज तो सरकार के सामने है। देखिए ऐसा है कि इस प्रकार का कर लगाने एक राहत भरी सांस है कि प्रदेश की जनता के ऊपर किसी प्रकार का नया कर ना लगाना। तो देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है, सरकार का एक अच्छा कदम है कि कोई नया तरह का टैक्स ना लगाया गया। तो इसमें भी ठीक है, महंगाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपने चरम सीमा पर है, तो उसको अगर कर लगा दे जाता तो शायद और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि हम राजस्व की में कहीं ना कहीं कमी है। पर देखिए राजस्व की कमी तो उभारने के लिए हमें आज ये देखना पड़ेगा, आज ये हमें देखना पड़ेगा कि नए नए प्रकार की नीतियां, नए नए प्रकार के कानून जो है हमें लाने पड़ेंगे। आज मैं जब देख रहा था पिछले वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री जी है, एक भी किसी भी प्रकार की कोई ग्लोबल बिजनेस समिट हरियाणा में नहीं की गई। ना ही हरियाणा में नए दूसरे जो बिजनेस को चाहे भेजते हो चाहे भेजते हो, कोई भी नहीं बुलाए गए ताकि वो आए और हरियाणा में इन्वेस्ट करें। जबकि राजस्थान में भी हुआ, यूपी में भी आदित्यनाथ जी ने करा, महाराष्ट्र में भी करा और इवन वेस्ट बंगाल में भी हुआ, पर हरियाणा में ये सब नहीं हुआ। ठीक है, आज हरियाणा के पास बहुत जी ठीक है। बोध जी की आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं, आप दोनों से बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो बात इसी मसले पर करेंगे कि प्रदेश में रोजगार को एक दिशा देने के लिए जरूर 65,000 नई भर्तियों की बात हो रही है, लेकिन निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें हमने की हैं उसमें कितने कामयाब हुए हैं। जैसा कि भी मोहित जैन और दिलीप यशोधन बात कर रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत नजर आती है, पड़ोसी राज्य इसमें कहीं ना कहीं आगे दिख रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस पर फोकस होता देखिएगा। हमारा बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 1,83,950 करोड़ का बजट आज पेश किया गया है और पिछले बजट के मुकाबले 11.6% ये ज्यादा है। पर इसमें दिलचस्प बात यह रही कि कोई नया कर नहीं लगाया गया। लेकिन अभी तक मैं जो हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जिनसे हम बात कर रहे थे, उनका यह मानना है कि देश में जिस तरह से कुछ राज्यों की बात करें, वहां पर जो लगातार इस प्रकार की ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है, प्रदेश में ऐसी स्थितियां जो हैं वो दिख नहीं रही हैं। जिसके लिहाज से देखें तो संभावनाएं जो हैं निजी क्षेत्र में रोजगार की, वो बढ़ाने पर फोकस किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते ये सब नहीं हो पाया, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मोहित जैन है, अर्थशास्त्री हैं। मोहित साहब, क्या कारण आपको दिखा कि ये तमाम चीजें जो दिखी नहीं पिछले 4 सालों में? हालांकि पहली बार जब मनोहर सरकार बनी तो हैपनिंग हरियाणा के नाम से गुरुग्राम में बड़े स्तर पर आयोजन किए गए, जिसको विपक्ष ने घेरने की कोशिश भी की। हैपनिंग हरियाणा के नाम पर प्रदेश में हुआ क्या? देखिए ऐसा है, जो सत्ता पक्ष जो पार्टी होती है, सरकार जो चलाती है, विपक्ष उसके ऊपर हावी होता है, और जब विपक्ष सत्ता पक्ष बनता है तो दूसरा पार्टी उसके ऊपर हावी होती है। ये तो चलता आ रहा है, चलता ही रहेगा जी। पर कहीं ना कहीं जब बात हम करते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा, मनोहर लाल जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री चीजें थी जो पेश नहीं की गई, उसका अपना खुद का कारण हो सकता है कि सरकार की वो विजन में ना हो चीजें जी। हो सकता है अन्य राज्य द्वारा जब वो चीजें लाई गई तो उन्हें लगा कि शायद हरियाणा में इसकी जरूरत ना पड़े। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हरियाणा के द्वारा दूसरे राज्य के द्वारा लाई भी गई तो हरियाणा पर बहुत तरीके हैं जिसके कारण वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, हम वित्त मंत्री जी द्वारा कहा गया स्टार्टअप, एग्रीकल्चर में आप स्टार्टअप लेकर आ सकते हैं, सरकार आपको पैसा देगी, उसमें फंडिंग करेगी। पर आज मुझे उम्मीद थी कि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी, हरियाणा अपना खुद का हरियाणा सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए माना जाता है, अपना प्रधान प्रदेश है इसमें कृषि में, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मनोहर लाल जी आज कुछ ना कुछ, खट्टर साहब आज कुछ ना कुछ इसमें स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नई कोई नीतियां आज अपने बजट में डाल सकते हैं, युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी लाकर, नया स्टार्टअप लाकर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा सके। पर वो सब देखने को आज नहीं मिला। लेकिन एक चीज मैं इसमें देख पा रहा हूं कि सिंचाई अब जल संसाधन पर जो बजट की बात हम करेंगे,
हमने देखा पिछली बार गर्मियों में बिजली कटौती एक बहुत बड़ी किल्लत के तौर पर उभरकर सामने आई थी। अब प्रदेश में 800 मेगावाट का क्षमता का एक नया थर्मल पावर प्लांट लगाने का निर्माण करने का जो है जिसमें निर्णय लिया गया। दूसरा, हम पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सौर पंप स्थापित किए जाएंगे, ये बात सामने आई। सौर ऊर्जा पर फोकस किया गया, लेकिन अभी भी ये सौर ऊर्जा कनेक्शन लेना बहुत महंगा है किसी भी आम आदमी के लिए। और इसके अलावा 2.5 लाख एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई के तहत काम करने की बात हुई, यानी किसान की लागत को कम करने का प्रयास इसमें दिख रहा है ताकि किसान की आमदन बढ़े तो उसका योगदान प्रदेश की जीडीपी में हो। ये देखते हैं आप, विजन दिखता है इसमें कोई आपको? देखिए, ये जो आज प्रदेश की सरकार लेकर आई है, जब केंद्र की सरकार इसको 3 साल पहले अपने केंद्रीय बजट में रख चुकी थी जी, पर प्रदेश ठीक है। की सरकार उनके साथ अपना समन्वय नहीं बना पाई, जिसके कारण वो नहीं लेकर आ पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई भी प्रदेश की सरकार अपना बजट पेश करती है, वो अपने केंद्र में, अपने माध्यम में केंद्रीय बजट को जरूर रखकर अपना बजट पेश करती है जी। पर अब आप ये देखिए, इस बार जो केंद्र का बजट आया वो भी ठीक है, अपने हिसाब से देश के लिए एक नया विजन है। मेरे साथ मोहित जैन जुड़े थे, दिलीप यशोधन जुड़े थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल 12 बजट में इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।